चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक कल थे उससे आगे देखिए। आगे बताए थे हमने एटीपी के फुल फॉर्म बताया था, आज देख लीजिए। ए से होता है एडिनोसिन, टी से ट्राई, या पी से क्या होता है फॉस्फेट। ऊर्जा जो मिलती है रेस्पिरेशन के दौरान वो एटीपी के फॉर्म मिलती है। एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने के सुन लो। श्वास दर ब्रीथिंग रेट होता है ना, 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हो? तो सरकारी किताब में लिखा है 15 से कितना बार, 18 बार। तो श्वास दर क्या होती है? प्रति मिनट सांस लेने की दर को क्या कहा जाता है? श्वास दर। प्रति 1 मिनट में आप कितना बार सांस लेते हो उसी को श्वास दर कहा जाता है। और 1 मिनट हम लोग कितना लेते हैं? 15 से 18 बार सांस लेते हैं। उसके बाद ये भी पूछ चुका है अंतर एग्जामिनेशन में कि श्वास लेना जिसको इनहेलेशन इंग्लिश में कहते हैं, या निश्वसन या इंस्पायरेशन, दोनों में से कोई कर दीजिए, एक ही बात है। या श्वास छोड़ना जिसे एक्सहेलेशन कहा जाता है, या निश्वसन एक्सपिरेशन कहा जाता है। एक्सपिरेशन या एक्सपायरेशन कुछ लोग कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं ना। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में अंतर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या होती है देखिए, तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होती है, डायफ्राम की मांसपेशियां सिकुड़ती है। इसमें क्या होगा? डायफ्राम बताया था ना हमने कि लंग्स के नीचे क्या होती है, फेफड़ा के नीचे क्या होगा? डायफ्राम। मानव शरीर में 2 लंग्स 2 फेफड़ा पाए जाते हैं, 2 किडनी भी पाए जाते हैं, किडनी पढ़ाएंगे इसके बाद टॉपिक किडनी सभी होगा। तो डायफ्राम्स की मांसपेशी इसमें क्या होगा? इसमें सिकुड़ेगा। क्या होगा बताइए इसमें? तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डायफ्राम का मांसपेशी इसमें सिकुड़ेगा, इसमें सिकुड़ेगा, इसमें शिथिल हो जाते एकदम फ्री। शिथिल समझते हो ना, पत्थर का बैठ जाना, एकदम पसर जाना, है ना कहानी। तो रिलैक्स इसमें हो जाती है। इसमें डायफ्राम की मांसपेशियाँ क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है। किसमें? जब सांस क्या करते हो? छोड़ते हो, तब सांस छोड़ने में। अच्छा, इसमें क्या होती है? सांस लेने में क्या होती है? डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। देखिए ना, सांस ले रहे हैं तो डायफ्राम कैसे जाएगा? सोच, नीचे लगता है नीचे धकेल रहा है कुछ। तो सांस जब आप लेते हो तो डायफ्राम नीचे की ओर जाती है। फोटो वोटो बना के समझाए थे वहाँ पर, वही अब लिखवा रहे हैं एग्जाम में। ऐसे लिखना है कैसे, है ना बात कुछ, ताकि नहीं लिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे लिखवा देते हैं, पूरा एग्जाम में ऐसे छपेगा क्वेश्चन, ऐसे उतारना है तुझे है। तो डायफ्राम नीचे की ओर जाती है और सपाट हो जाती है, फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायफ्राम कुछ इस प्रकार के बनाए थे ना, इस शेप का कुछ डायफ्राम था, धनुष शेप का, याद करो, है ना। तो कुछ धनुष शेप का डायफ्राम ऐसे करके हमने, समझे ना बात को, ऐसे करके कुछ डायफ्राम बनाए थे, जिसे याद होगा। धनुष टाइप का होता है, मोटा मोटी बनाया है। तो ऐसे ये नीचा जाएगा तो दबेगा ना, ये दबेगा तो कैसा हो जाएगा? तो फ्लैट शेप का हो जाएगा ना, सपाट का। जब सांस लोगे तब कहेगा, सांस छोड़ेंगे तब। तो सांस छोड़ेगा तो डायफ्राम क्या करता है? लंग्स को धकेलता ऊपर है, छोड़ो छोड़ो सांस छोड़ो। डायफ्राम की मदद करते हैं ना सांस छोड़ने लेने में। वही नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर गति करेगा, नीचे गति करेगा। तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। सांस छोड़ने में डायफ्राम कैसे जाते हैं? ऊपर की तरफ। अरे सांस इसमें भरा हुआ है लंग्स में, और छोड़ना तुझे, डायफ्राम क्या करेगा? धकेलेगा ऊपर। डायग्राम क्या करेंगे बताइए? ऊपर धकेलेंगे डायग्राम। चलो सांस बाहर निकालो। तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। कैसे जाएगा बताइए? ऊपर की ओर जाता है, या डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, ये भी कर सकते हो। ऊपर की ओर जाता है या ऊपर की ओर गति करता है। बहुत जगह किताब में गति क्या हुआ लिखता है, वो सही है, भी सही है। और गुंबद के आकार का हो जाता है। किसके आकार के बताइए? तो ऐसे गुंबद का आकार कुछ इस प्रकार के, नहीं गुंबद टाइप से है। तो गुंबद का आकार क्या? धनुष शेप का। धनुष छोड़ो, गुंबद ही रखो, किताब में ही लिखल है डोम शेप का। DOM भी लिखा है किताब में। DOME, डोम मतलब होता है ना गुंबद। DOME, डोम मतलब क्या होता है? गुंबद। तो तू सिर्फ इतना रखोगे कि इसमें डायफ्राम ऊपर जाता है, इसमें नीचे जाता है, इसमें क्या जाता है? ऊपर। इतना भी से कम हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट रखो ना, खाली ध्यान है। सपाट तपाट छोड़ो, उधर नहीं रहेगा तो नहीं है। इसमें नीचे जाएगा, इसमें क्या जाएगा? ऊपर। बात खत्म है, क्योंकि एग्जाम में हमें बात को। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होती है इसमें। आगे कहता है पसलियाँ, रिब्स ऊपर उठती है। सांस लेने में पसलियाँ क्या होती है? ऊपर उठती है। या पसलियाँ, रिब्स कहता है ना, रिब्स लिफ्ट अप, ऊपर उठेगी पसलियाँ, है ना बात को। इसमें पसलियाँ क्या होती है? इसमें छोड़ने में नीचा। देखो ना, इसमें क्या बोला है? इसमें पसलियाँ नहीं, रिब्स जन ऊपर उठती है। सांस लेने में लो, सांस लगता है ना फूल है छाती ऐसे करके, तो पसलियाँ क्या होती है? देखो, सांस ले करके, सांस लेना है, भरो सांस, ये लगता है ना उठ रहा है। ये क्या हो रहा है बताइए? उठ रहा है। जब पुलिस में आर्मी में लोग जाते हैं तो कहता है कि चेस्ट नापता है, तो पकड़ के सांस भर लेते ना, फुला देते हो कारा से। सांस अंदर भर लेते हैं ना, कार छोड़ते हैं तो सटक जाएगा ना जी। सांस क्या करते हो? भर लेते हो, कहता है भर लेना, ऐना करके एकदम फुला लेते हो। तो रिब्स क्या होती है बताइए? रिब्स ऊपर उठती है, पसलियाँ ऊपर उठती है, समझ में आ गया। और सांस छोड़ ही दीजिए, छोड़ सटक जाएगा ऐसे करके। तो रिब्स क्या होगा बताइए?
रिब्स नीचे की ओर बढ़ जा नीचे रिब्स नीचे की ओर बढ़ती है ना, यानी कि इसमें रिब्स डाउनवर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसमें ऊपर है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, इसमें पसलियाँ रिब्स ऊपर उठती है, इसमें नीचे की ओर बढ़ती है। आ गया समझ में। अच्छा, वक्षीय यानी कि जिसे छाती, वक्षीय गुहा यानी कि छाती गुहा है ना बात को, वक्षीय गुहा इसे कहते हैं, का आयतन क्या होता है इसमें बढ़ जाता है। अरे सांस लेगा तो भरेगा ना, उसमें भरेगा तो फूलेगा, तो आयतन क्या होगा बढ़ेगा। इसमें वक्षीय गुहा यानी कि छाती का आयतन क्या होती है कम हो जाती है, सांस छोड़ के सटक जाएगा, तो आयतन तो क्या होगा सिंपली कमेगा ही। पढ़ा चुके हैं सब चीज़, अब लिखवा रहे हैं एग्जाम में कैसे लिखना है। अच्छा, इसमें क्या होती है, सांस लेना में वायु नाक के माध्यम से, किस माध्यम से, नाक के माध्यम से वायु फेफड़े में प्रवेश करता है ना। सांस लेते हो तो वायु नाक के माध्यम से कहाँ प्रवेश करता है, फेफड़े में। और सांस छोड़ने में क्या होती है, वायु नाक के माध्यम से फेफड़े से बाहर आती है। सांस छोड़ने में फेफड़ा से बाहर छोड़ते हो ना, लिए और छोड़े, लेने में नाक माध्यम फेफड़ा में अंदर गया, और छोड़ने में फेफड़ा से होते हुए नाक से क्या हो गए, बाहर आ गए। आशा करते समझ में आ गया क्या कहानी इसमें चल रहा है ना बात को। तो ये कहानी हो गया अंतर। आगे फिर बात करते हैं हम लोग, टॉपिक इतना नोट करो सभी लोग। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अपना टॉपिक है कि श्वास जिसे ब्रीथिंग कहते हैं और श्वसन में क्या अंतर है, समझिए। टॉपिक पढ़ चुके हैं, दोनों में अंतर परीक्षा में आ चुकी है एग्जामिनेशन में। कहता है यह क्रिया फेफड़ों में या कोशिकाओं से बाहर होती है। श्वास क्या कहता है, सांस लेना छोड़ना, कोई उसमें विशेष बात नहीं है। तो यह क्रिया फेफड़ों में या कोशिकाओं से क्या होती है, बाहर होती है। और श्वास में होता है ना इनहेलेशन एक्सपिरेशन, जो सांस लेना छोड़ना जो कहते हो, वही श्वास है जो पढ़ाए थे अभी अंतर, इससे पहले पढ़े थे ना दोनों अंतर, वही था। लेकिन श्वसन कहता है जो पढ़ा आपने है सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, एक्चुअली वो श्वसन की यहाँ बात कर रहा है। तो यह क्रिया कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका द्रव है ना, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ये कोशिका के अंदर होती है। ये कोशिका क्या होती है, अंदर होती है। अच्छा, यह केवल भौतिक क्रिया है, इसमें कोई केमिकल बात नहीं होती। लेकिन यह कैसा है, जैव रासायनिक क्रिया है, ये बायोकेमिकल क्रिया है, प्रोसेस है ये, है ना। क्योंकि इसमें कई सारी बात, इसमें कुछ विशेष नहीं है, सांस आएगा छोड़ेगा बस इतना ही। इसमें जैव रासायनिक क्रिया ध्यान रखना है। तो इसमें टेक्निकल टर्म क्या हो गया, यह भौतिक क्रिया है और यह क्या होता है, ये जैव रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में विक्रम, ये इसको होने के लिए किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। जैसे भोजन खाते हैं तो पचने के लिए एंजाइम चाहिए ना, तो इस सब में कहता है ब्रीथिंग आर में कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। सांस लेने छोड़ने में कौन एंजाइम, ऐसे भी ले लेते हैं, इसमें कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती। एंजाइम पढ़ा चुके हैं क्या होती है ना। इसमें कोई भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन इसमें एंजाइम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बिना एंजाइम के काम नहीं होंगे, यानी कि रेस्पिरेशन श्वसन जो है। तो लोग अभी तक जो जिसको तुम लोग श्वसन समझते हो, एक्चुअली श्वसन नहीं है, वो ब्रीथिंग है जो समझते आए हो अभी तक। दोनों मंत्र श्वसन तो ये होती है जो अभी तक नहीं पढ़े हो, यहाँ आकर सीखा तूने 10th में। इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, इसमें कोई एनर्जी बनेगा नहीं होती है। इसमें क्या उत्पन्न होती है बताइए, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये बेसिक थोड़ा अंतर है, लिख लीजिएगा तो 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन को टच करने की क्वेश्चन छूटेगा, जितना सारे क्वेश्चन में आ चुका सिलेबस में है ना बात को, सारे बात कर रहे हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखोगे तो कई बार पूछा है, मैंने सारे लिख दिए, इससे बाहर नहीं रहेगा। देखिए तो कहता कुछ प्रमुख जीवों के श्वसन अंगों के नाम, कौन जीव कौन अंग से सांस लेते हैं, किस पार्ट से सांस लेते हैं, उसका बात किया गया है। जैसे कि मछली जो जलीय जीव है वो गिल्स से सांस लेगा। किससे सांस लेगा बताइए, गिल्स से सांस लेता है। फोटो में देखना, गूगल पे देखना, गिल्स को या क्लोम को या गल्फर को या गिल छिद्र को। तो कोई लोग कोई लोग को हम सब लिख दिया, बाहर नहीं जाएगा। कौन किताब पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है। कहीं लिखा रहेगा गिल्स, कहीं क्लोम, कहीं गल्फर, कहीं गिल छिद्र, सब एक ही बात है। तो मछली और जो जलीय जीव है किससे सांस लेती है, वो गिल से। उसका श्वसन अंग का नाम क्या है, गिल्स है, याद रखना है। हम लोग फेफड़ा लेते हैं ना, श्वसन अंग का, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का हम लोग बात कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 5 नंबर में आता है क्वेश्चन की, ऐसे 5 नंबर सोच सकते हो, इतना आसान जो भी है। अब मच्छर एक कीट है, मच्छर क्या बताओ, वो लेता है ट्रेकिया से सांस। किसे उसका मतलब ट्रेकिया से श्वसन अंग का, उसका नाम क्या बताओ, ट्रेकिया या श्वसन नलिका को। केचुआ नम त्वचा से लेंगे, स्किन से लेता है, उसका श्वसन अंग कौन है, केचुआ का स्किन है। मनुष्य फेफड़ा हम लोग श्वसन अंग है, नाक थोड़े श्वसन अंग है, तो रास्ता सिर्फ है ना। हम लोग का लंग्स है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग हम लोग का कौन है, ये है। देखते नहीं हो किसी का नाक काट के फेंक भी तो वो जिंदा रह जाएगा, लेकिन फेफड़ा खराब दोनों यदि हो जाते हैं, व्यक्ति जिंदा वो ना रहा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। गाय एक स्तनधारी पशु है, वो किससे लेती, वो भी लंग से लेती है।
मनुष्य भी लंग से, गाय भी लंग से, छिपकली भी लंग से ही श्वास लेती है। श्वसन अंग का उसका नाम क्या है बताइए? लंग्स है। पक्षी का भी श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़े हैं। यानी कि ये सब का फेफड़ा हो गया, मनुष्य, गाय, छिपकली, पक्षी। मेढक में यानी कि जिसे कहते इसमें 3 बात हो गया। एक इसमें टेडपोल होते हैं, एक बड़का जो भोकड़ा बेंग होता है जो डोडो करने आता है, एक निष्क्रिय अवस्था मतलब जब बाहर में रहेंगे। टेडपोल मतलब छोटा छोटा है ना, पानी उनी में तैरते रहता है, उसको टेडपोल कहा जाता है। वो गिर से सांस लेते हैं उस समय, उसका श्वसन अंग उस समय क्या होती है? जब वो बड़ा हो जाएंगे, अत्ते के मोटका बैंग बन जाएगा, तब वो लंग्स से लेता है, उसका श्वसन अंग तब क्या होते हैं? लंग्स। और जब निष्क्रिय अवस्था में ऐसे धरती मतलब बाहर में है, समझिए ऐसे, तो वो स्किन से काम करते हैं। इसमें आपको 2 ध्यान देगा, एक गिर ध्यान, एक ये ध्यान रखना है ना। तो जनरली एग्जाम में तो त्वचा ही कहना, क्या कहना बताओ? तो एग्जाम पूछेगा त्वचा कर देना। 3 केस है भविष्य में। देखिए कुछ ऐसे टॉपिक है भविष्य में कन्फ्यूजन होगा, तो एक लेन थोड़ा सा उसमें बढ़ा देता है कि कन्फ्यूजन भविष्य में तुझे नहीं हो। तो मेढक पूछेगा तू कि क्या कर देना सीधे आंसर में? त्वचा कर देना, स्किन से कर देना, श्वसन अंग के नाम। तो ये कुछ प्रमुख जीवों के श्वसन अंगों के क्या है बताइए? नाम है, जो कि एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इसको नोट करिए।